नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम इस बार का जो 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आ चुके हैं इस खंड पे। इसमें हम 5 टॉपिक लेकर के आए हैं और 5 टॉपिक में 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। हम टॉपिक को भी देखेंगे और साथ ही में हम यह भी गौर करेंगे कि उस प्रश्न का समाधान कैसे करें, उसका अप्रोच कैसे डेवलप करें, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, यह जो है दूसरा लेक्चर है आयर का, तो बने रहिए और सभी लेक्चर को आप देखिए। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के भी आएंगे। आप में से कुछ लोगों का कमेंट में देख रहा था कि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो सोच रहे थे कि क्या इकोनॉमी का आएगा कि नहीं क्वेश्चन आंसर, या फिर ज्योग्राफी का आएगा कि नहीं। आप धैर्य बना के रखिए। जितने भी सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई जो फैकल्टी है आपके साथ आकर के जुड़ेंगे ताकि आपकी पढ़ाई जो है पुख्ता हो जाए। चलिए, तो अब हम इस टॉपिक पर आते हैं और आज के इस लेक्चर में पहले प्रश्न को देखते हैं। एकीकृत युद्धक समूह यानी कि आईबीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि कथन के बाद आप डायरेक्ट कमांड देखिए कि सही कौन है, इस पर हम आते हैं। पहला कथन देखिए, आईबीजी का नेतृत्व मेजर द्वारा किया जाएगा। नेतृत्व मेजर द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक आईबीजी में 5000 जवान तैनात होंगे। यानी कि इसमें किस रैंक का अधिकारी होगा उसका बात किया गया है। और जिस तरह से होता है ना कि एक बटालियन में कितने जवान होते हैं, तो इस तरह से इसमें समूह में 5000 जवानों की तैनात होने की बात की गई है। ये आईबीजी केवल आक्रामक भूमिकाएं निभाएंगे, रक्षात्मक नहीं। यह दो बातें यहाँ की गई है। जरा इस टॉपिक को अब देख लेते हैं कि आईबीजी को हम समझ लेते हैं। भारतीय थल सेना आईबीजी को मूर्त रूप देने के अंतिम चरण में है। ध्यान रखना है, भारतीय थल सेना के द्वारा किया जा रहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा। भारतीय सेना की यह लड़ाकू इकाई होगी और 12 से 48 घंटों के भीतर तैनात होने में यह सक्षम है। यहाँ समझिए कि ये जो जवान होंगे यह पैदल सेना, बख्तरबंद जो टैंक रेजिमेंट होता है, तोप खाने, लड़ाकू इंजीनियरों और सिग्नलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि यह जो जवान होंगे वह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं को निभाएंगे। इस बात पर ध्यान देना है। आक्रामक आईबीजी जो होगा यह सीमा पार ऑपरेशन अर्थात हमलों के लिए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। यानी कि जैसा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक में देखे होंगे कि हमारी जो आर्मी है पाकिस्तान के अंदर घुस करके हिसाब बराबर करके आ गई थी, कुछ वैसा ही इसमें भी कहने की बात की गई है। और रक्षात्मक आईबीजी इनका क्या काम होगा, इसे उन शुभेद स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां दुश्मन द्वारा हमला करने की संभावना है। ठीक है, और नेतृत्व कौन करेगा, तो मेजर जनरल द्वारा, जिसमें लगभग 5000 जवान तैनात होंगे। तो जरा अब हम प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं कि प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जैसा कि है आईबीजी के संदर्भ में कुछ कथन, तो आईबीजी का नेतृत्व मेजर द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक आईबीजी में 5000 जवान तैनात होंगे। तो आपको देखना है कि यह कथन सही है कि नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह कथन सही है, अभी अभी हमने इस पर डिबेट किया ही है। और दूसरा कहा जा रहा है कि आईबीजी केवल आक्रामक भूमिकाएं निभाएंगे, रक्षात्मक नहीं। तो यह गलत होगा, क्योंकि हम देखें हैं कि आईबीजी जो है आक्रामक के साथ साथ रक्षात्मक भूमिका में भी होगी। आक्रामक का मतलब है किसी सीमा पर ये रहेगी, भारत के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर, और अगर जरूरत पड़ा तो दुश्मन देश में प्रवेश करके भी वहां यह अपने रणनीति को सफल करेगी। और रक्षात्मक क्या है कि जहां पर कोई ऐसा जगह है जहां पर सेंसिटिव एरिया है वहां पर इनको तैनात किया जाएगा। तो यह कथन गलत है यहाँ पर, और एक जो है वह सही है। जरा विकल्प देखिए आप, तो विकल्प में पहला विकल्प ए जो है इसमें केवल एक दिया गया है और यही सही विकल्प इस प्रश्न का होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न कहने का मतलब है कि दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। कोल्ड स्टार थ्योरी का संबंध निम्न में किस देश से है? 4 विकल्प है, भारत, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कोल्ड स्टार थ्योरी होता क्या है। अगर इस टॉपिक को हम सही से समझें तो देखिए यह भारत के द्वारा किया गया है। और भारत के द्वारा क्यों किया गया है, तो पाकिस्तान की सेना का जो मंसूबा है उसको माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना द्वारा तैयार किया गया एक सैन्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है सैन्य कार्रवाई का आदेश मिलते ही 48 घंटों के अंदर ही एकीकृत सेना बल को सीमा पर तैनात किया जा सकता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूर्व
पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर कुछ ही दिनों के भीतर पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तेजी से तैनाती की परिकल्पना भी की गई है। कहां पर? तो पश्चिमी सीमा पर इसकी बात की जा रही है। अब जरा प्रश्न को देखिए, कोल्ड स्टार थ्योरी का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो जाहिर सी बात है या भारत से इसका संबंध है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो आपका आज का तीसरा टॉपिक भी होगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है यह कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसे 2001 के संसद हमले के समय प्रस्तावित किया गया था। आपको ध्यान होगा कि 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया गया था। तो यही कथन है कि इसे 2001 के समय संसद हमले के समय प्रस्तावित किया गया था। अब देखना है इसमें क्या है कि कौन सा असत्य है। देखिए पुछल्ला शब्द थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है कि कौन सा असत्य है वह आपको ढूंढ करके निकालना है। अब हम चलते हैं जरा इसको डिटेल से समझ लेते हैं। नेट ग्रिड की बात की जा रही है। बेंगलोर में जो है इस परिसर का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय है। एकीकृत खुफिया ग्रिड जो कोर सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को संयोजित करने का काम करती है। यहाँ ध्यान देना है कि डेटाबेस में क्रेडिट और डेबिट कार्ड कर यानी कि टैक्स जो आप चुकाएंगे, दूरसंचार, आव्रजन, एयरलाइंस और रेलवे टिकट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी डेटा सम्मिलित होगा। और 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, तो उस मुंबई हमले के बाद जो आतंकवादी हमला था उसके बाद इसे प्रस्तावित किया गया था। और इसके पास अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली के डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त इसको होगा। तो आइए फिर से अब इसको हम देखते हैं इस प्रश्न पर कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो अभी हमने क्या देखा कि यह कार्यालय जो है इसका यह रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन है। ये इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या कहता है? इसे 2001 के संसद हमले के समय प्रस्तावित किया गया था। अभी हमने आपको बताया कि इसका जो प्रस्तावित विचार था यह कब था? मुंबई में जो 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उस समय। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सही जवाब उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं की बात की जा रही है। यानी कि जो दोनों कथन गलत है या जो भी कथन गलत होगा वही सही जवाब होगा। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आप जानेंगे कि सी में कहा गया है असत्य के बारे में कि 1 और 2 दोनों। तो विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि चौथे टॉपिक की ओर। आपको मैं एक चीज बता दूं कि चौथा प्रश्न इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसे आप देखिए। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022, फिर से इसे सुन लीजिए, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है और जो भी कथन सही है उसे ढूंढ करके निकालना है। पहला कथन है, भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबंध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय के रूप में लाया गया है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में रेडियो एक्टिव अवशिष्ट तत्वों के निपटान को अनुमति प्रदान की गई है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब ढूंढ के निकालना है कि कौन सा कथन सही या गलत होगा। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। यह जो कानून है भारतीय अंटार्कटिका कानून 2022, इसके बारे में कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। देखिए, भारत द्वारा जो है अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर जो आश्रित व संबंध पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय उपाय के तौर में इस कानून को लाया गया। इस कानून के कुछ उद्देश्य बनाए गए और उद्देश्य क्या था कि अंटार्कटिका की प्राकृतिक अवस्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले क्या क्या, तो खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इससे जुड़े हुए कुछ और पहलू हैं, यहां देख लीजिए। भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 तहत प्रतिबंधित गतिविधियां क्या क्या है? नॉन स्टेराइल मृदा को इस क्षेत्र में लाना जो है प्रतिबंधित है। दूसरा, किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक के किसी हिस्से को क्षति पहुंचाना या नष्ट करना या हटाना भी प्रतिबंधित है। उसके बाद, परमाणु विस्फोटक या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का यहां आप निपटान नहीं कर सकते हैं।
चौथी बात की गई है कि अंटार्कटिका में समुद्री पर्यावरण या समुद्री पर्यावरण को ध्यान में रखना है के लिए हानिकारक जो भी अपशिष्ट प्लास्टिक होगा या अन्य पदार्थों का जो यहाँ आप निपटान करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। विनिर्दिष्ट पदार्थों और उत्पादों को इस क्षेत्र में लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन। पहला कथन, भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबंध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय के रूप में लाया गया था। यह पहले कथन की बात की जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है इस अधिनियम के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्वों के निपटान को अनुमति प्रदान की गई है। ध्यान से देखना है, जबकि इसे प्रतिबंधित किया गया है। वैसे भी मान लेते हैं, तो देखिए यह कथन तो गलत हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है। 1 मिनट के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस पे हम चलते हैं और अप्रोच जरा डेवलप करते हैं। हम यहाँ देख लिए कि हमें यह पता था, हमने इस अधिनियम को पढ़ा था और पहला स्टेटमेंट के बारे में जानकारी थी। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में एग्जाम हॉल में हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें विकल्प तो है, तो बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने यूपीएससी के पूरे प्रिपरेशन को आप यूटिलाइज करेंगे तो इसका जवाब आप यूं निकाल जाएंगे। इस अधिनियम के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में रेडियो एक्टिव अवशिष्ट तत्वों के निपटान को अनुमति प्रदान की गई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अनुमति देने की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ तो यह बात की जाएगी ना कि उसे प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि वह रेडियो एक्टिव अवशिष्ट तत्व है जो कि हानिकारक हो सकता है, तो उसे प्रतिबंधित करने की बात की जाएगी। और यहीं पर यदि देखिए आप इस कथन को यहाँ से लेकर के चले तो यहाँ कहा गया है कि पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबंध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय। तो यदि रक्षा की बात होगी तो जाहिर सी बात है रेडियो अपशिष्ट तत्वों का यहाँ पर अनुमति थोड़ी दिया जाएगा। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी आप जान जाएंगे कि यह कथन गलत है, और फिर यदि इसका आप सही जवाब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, केवल एक कथन सही है, तो ए विकल्प इसका सही है। चलिए अब हम अपने आज के अंतिम और 5वें प्रश्न पे चलेंगे, यानी कि 5वां टॉपिक ही। हाल ही में चर्चा में रहे G33 देश संबंधित है। तो G33 जो देश संबंधित है किससे? अत्याधुनिक ग्रेनेड से, कृषि मामलों में विकासशील देशों का समूह, ग्लोबल या फिर अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम G33 या फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स FOSP को देख लेते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए, हो सकता है G33 आ जाए या फिर फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाए। इसके संबंध में कुछ बातें की गई है। कृषि मामले में विकासशील देशों का एक गठबंधन है। किस मामले में? तो कृषि के मामले में। और किस तरह के देशों का? तो जो देश विकासशील हैं। खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर WTO की वार्ताओं में उठाने पर जोर। विकासशील देशों के लिए कृषि बाजार को सीमित रूप से खोलने पर बल भी दिया जाता है। और भारत क्या इसका देश है, सदस्य देश? तो निश्चित तौर पर भारत इसका सदस्य देश है। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे G33 शब्द किससे संबंधित है? तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि यह जो है कृषि मामले में विकासशील देशों का एक समूह है, इसीलिए 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। तो अब आप देख चुके हैं कि किस तरह से हमने 5 प्रश्न को 5 टॉपिक के माध्यम से रिवीजन कर लिया और उसका सही समाधान भी ढूंढ के निकाल लिया। तो आप इसकी जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करें और इंतजार करें हमारे अगले लेक्चर का, क्योंकि तीसरे लेक्चर में 5 टॉपिक और 5 प्रश्न के साथ फिर से हम क्विक रिवीजन में हाजिर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।